हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हैं 2 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, जो बड़े ही शानदार और बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। प्यारे दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में प्रारंभ वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है इनफ्लिब नेट। जो इनफ्लिब नेट प्लेटफॉर्म है, उसके द्वारा यही योजना प्रारंभ की गई है, जो किसके अधीन कार्य करेगा? यूजीसी। यूजीसी के अधीन ये कार्य करेगा। अब इसका सॉल्यूशन देखें तो यह पहल विकसित भारत जो 2047 की दृष्टि को साकार करने, विकसित भारत की 2047 का जो लक्ष्य है उसको साकार करने और अनुसंधान आधारित शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई है। और यह योजना प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र मोदी जी है, उनके द्वारा 2022 के जो स्वतंत्रता दिवस के भाषण में दिए गए जय अनुसंधान है, जो जय अनुसंधान शब्द है, उसके आहन के अनुरूप है या उसको साकार करने की दृष्टि से प्रारंभ की गई है। 2025 से 27 के लिए इस योजना के अंतर्गत 2025 से 2027 के लिए 6000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। 6000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है और इसका उद्देश्य 1.8 करोड़ छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को 13,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय ई जर्नल्स तक डिजिटल पहुंच बनाने का लक्ष्य है। यानी 1.8 करोड़ जो छात्र है, शिक्षक है और शोधकर्ता है, उन तक विश्व की जो 13,000 जो ई जर्नल्स है, 13,000 इंटरनेशनल ई जर्नल्स है, उन तक डिजिटल पहुंच बना सके विद्यार्थी और शिक्षक और जो शोधकर्ता है वो, उनके लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के माध्यम से जो हमारा विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है वो पूरा किया जाएगा। और जो मोदी जी के द्वारा 2022 के अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस के ऊपर जो जय अनुसंधान का आहन किया गया था, उस आहन का भी ये अनुरूप योजना चलाई गई है। इस योजना को यूजीसी के तहत जो एक प्लेटफॉर्म है इनफ्लिब नेट है, उनके माध्यम से इसको प्रबंधित किया जाएगा। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। तो हाल ही में किसने सीआरपीएफ के महानिदेशक पदभार ग्रहण किया है? सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अंदर ये आरक्षित पुलिस बल, इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को होती है। कब होती है? 1939 को होती है। और किस नाम से होती है? इसका नाम होता है क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से होती है, लेकिन 1949 के अंदर इसका नाम दे दिया जाता है सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। तो इसका जो महानिदेशक या डीजी जिनको बनाया गया है वो है वितुल कुमार, आईपीएस अधिकारी है, पूर्व यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी वितुल कुमार को इनका महानिदेशक बनाया गया है। इसका सॉल्यूशन देखिए तो आईपीएस वितुल कुमार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक यानी डीजी या सीआरपीएफ की पद पर कार्यभार सौंप दिया गया है। वितुल कुमार 1993 बेंच के यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी है और आईपीएस वितुल कुमार मौजूदा जो डीजी सीआरपीएफ अनीश दयाल सिंह है उनकी जगह लेंगे या जगह ली है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 27 जुलाई 1949 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में अस्तित्व में आया था। 28 दिसंबर 1949 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम लागू होने पर इसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 में कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा? तो मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के अंदर 4 खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा? 4 खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। इस खेल रत्न पुरस्कार के तहत 25 लाख इनामी राशि दी जाती है और पहला व्यक्ति जिसको मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया गया था वह विश्वनाथ आनंद जी है। विश्वनाथ आनंद है जो प्रथम व्यक्ति थे जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका संबंध किससे है? शतरंज से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में विजेताओं को सम्मानित करेगी। इस बार मन्नू भाकर, डी गुकेश समेत 4 खिलाड़ियों को
खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। मन्नू भाकर है जो शूटिंग से रिलेटेड है उनको, और जो निशानेबाजी से रिलेटेड है, और डी गुकेश जो शतरंज से रिलेटेड है उनको, और उनके साथ जो हमारे हॉकी टीम के कप्तान है हरमनप्रीत सिंह और पैरा ओलंपियन प्रवीण कुमार है, उनको भी ये खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। पेरिस ओलंपिक में 2 बार या पेरिस ओलंपिक में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली जो भारत की महिला निशानेबाज है मन्नू भाकर, उसको, और विश्व शतरंज चैंपियनशिप भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश सहित 4 खिलाड़ियों को यह खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 34 खिलाड़ी है उनको इस साल 2024 का जो अर्जुन अवार्ड है उससे भी सम्मानित किया जाएगा। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो हाल ही में 2023-24 में अब तक सर्वोच्च कोयला उत्पादक देश बना, तो ये बना है भारत। कौन बना है? भारत। कोयला मंत्रालय की वर्षांत समीक्षा के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में 997.826 मिलियन टन मैट्रिक टन का अब तक सर्वाधिक कोयला का क्या किया है? उत्पादन किया है, जो विश्व के अंदर सर्वोच्च है। 2022-23 की हम बात करें तो 893.191 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ था, जो इस बार की तुलना में 11.71 कम था, या इस अब की बार है जो 23-24 का है वो 11.71% वृद्धि को दर्शाता है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो हाल ही में किसने दूसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा दिया गया है या दर्जा पाया है? तो किसे दिया गया है? यह दिया गया है सेल को। स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड है उसको दिया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल को 2025-26 के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क यानी काम करने के लिए उत्कृष्ट स्थान जो सर्टिफिकेट है वो दिया गया है। यह सर्टिफिकेट सेल को दूसरी बार यह मिला है, पहली बार 23-24 के लिए मिला था, अब मिला है 25-26 के लिए। ग्रेट प्लेस वर्क यानी काम करने के लिए उत्कृष्ट स्थान। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो हाल ही में दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर या ऊर्जा से संबंधित साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किसने शुरू किया है? तो ये किया है इंदौर नगर निगम ने, जो कहां स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। इंदौर नगर निगम बहुत नवाचार करता है और अब की बार पर्यावरण संरक्षण के लिए इंदौर क्लाइमेट मिशन 1 दिसंबर 2024 से इसने शुरू कर दिया, और इसका मकसद है इंदौर को दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनाना। और इस मिशन के तहत शहर के 3 से 5 लाख लोगों को ऊर्जा साक्षर बनाया जाएगा। इस अभियान को शुरू करने के लिए इंदौर नगर निगम ने एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के साथ एग्रीमेंट किया है या साझेदारी की है। इस मिशन का पहला चरण 1 दिसंबर 2024 को प्रारंभ हुआ, जो 100 दिनों तक चलेगा। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो हाल ही में किसने 33वीं बार संतोष ट्रॉफी जीती है? तो ये जीती है पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल ने 33वीं बार संतोष ट्रॉफी जीती है। और ये कौन सा संस्करण था संतोष ट्रॉफी का? ये संस्करण था 78वां संस्करण, जो किसको हराकर? केरल को हराकर। यह टूर्नामेंट अपने नाम किया है। संतोष ट्रॉफी जिसका संबंध है फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से। अब इसका सॉल्यूशन देखें तो संतोष ट्रॉफी के इतिहास में सबसे सफल टीम पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण के फाइनल में केरल को हराकर अपने संग्रह में एक खिताब और जोड़ दिया। यह बंगाल टीम की 33वीं संतोष ट्रॉफी है। संतोष ट्रॉफी 2024-25 के 78वें संस्करण का फाइनल 31 दिसंबर 2024 को तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित जीएमसी बाल योगी स्टेडियम में खेला गया, और इसकी शुरुआत 1941 में भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा की गई थी। जो संतोष ट्रॉफी है उसकी शुरुआत 1941 में होती है और भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा की जाती है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो हाल ही में किस देश का एक नया पर्यटक कर या टूरिज्म टैक्स लागू किया है? एक न्यू टूरिज्म टैक्स किस देश ने लागू किया है? तो ये लागू किया है रूस ने। किसने किया है? रूस ने। जो कब से प्रभावी होगा? 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा, और यह पर्यटक टैक्स 2025 में 1% दर के रूप में वसूल किया जाएगा, और 2027 तक धीरे धीरे इसको बढ़ाकर 3% कर दिया जाएगा। जो टूरिस्ट आते हैं और जो रहने के लिए स्थान या कोई जैसे रूम्स वगैरह होटल में रुकते हैं, तो उनको 1% टैक्स अतिरिक्त टैक्स देना पड़ेगा, और 2027 तक जाते जाते ये कितना परसेंट हो जाएगा? 3% हो जाएगा। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो हाल ही में चर्चा में रहा ECTA आर्थिक समझौते का संबंध किससे है? तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता है उसको बोलते हैं शॉर्ट में ECTA, यानी इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए एक व्यापारिक समझौते से
जुड़ा है। और यह समझौता कब लागू हुआ? 29 दिसंबर 2022 को लागू हुआ था। और इस समझौते के तहत भारत को ऑस्ट्रेलियाई वस्तुओं के निर्यात पर, भारत को ऑस्ट्रेलियाई जो वस्तुएं हैं निर्यात पर 85% से ज्यादा टैरिफ मुक्ति मिलती है। और यह आंकड़ा 1 जनवरी 2026 तक 90% हो जाएगा, यानी 90% तक छूट मिल जाएगी। वहीं भारत से आने वाली जो आयात की जाने वाली ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो वस्तुएं हैं वो 96% तक टैरिफ मुक्ति है और ट्रेड फ्री है। और यह आंकड़ा 1 जनवरी 2026 तक 100% यानी एकदम फ्री कर दिया जाएगा। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो हाल ही में 1984 की भोपाल त्रासदी से निकलने वाले जहरीले कचरे के निपटापन का कार्य कहां शुरू कर दिया है? तो यह कर दिया है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर 1984 के अंदर जो एक अमेरिका की फैक्ट्री थी यूनाइन कार्बनडाइन, इस फैक्ट्री के अंदर जहरीली गैस का क्या हुआ लिखा हुआ, जिसके कारण हजारों व्यक्ति मारे गए। और जो गैस निकली थी वो उस गैस का नाम था मिक, यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड। उस गैस के कारण बहुत सारा जान माल का नुकसान हुआ था। और उसी कचरे के जो रासायनिक कचरा है उसको निपटापन का जो कार्य है अब शुरू हो चुका है। सॉल्यूशन देखें तो भारत गैस त्रासदी के 40 सालों की बाद बंद पड़ी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के निपटापन के लिए पड़े लगभग 377 टन खतरनाक कचरे को ट्रांसफर करने का काम शुरू हो गया है। और कचरे को 12 सीलबंद जो कंटेनर ट्रक है उनमें भरकर भोपाल से 250 किलोमीटर दूर पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जहां उसको दफना दिया जाएगा या नष्ट कर दिया जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हमने 10 क्वेश्चन की चर्चा की, बड़े ही शानदार और बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अब हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।